मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। यही कोई 27-28 के बीच में थी। कम से कम मुझे अपनी उम्र ज़्यादा नहीं लगती थी। उसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हो गई। साथ घूमना, शॉपिंग करना, फ़िल्में देखना, कभी-कभार साथ में रुक जाना, कभी-कभी बहुत नाराज़ हो जाना, जैसा कि आजकल के लड़के-लड़कियां प्यार में फ़ील करते हैं, वैसे ही फ़ील करते-करते उसके साथ 5 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। वी हैड अ गुड टाइम। उसे भी कोई रिग्रेट नहीं था। बेसिकली वो अपनी शादी को लेके शुरू से ही बहुत एक्साइटेड थी। वो चाहे मुझसे होती या फिर किसी और से होती। जाने से पहले उसने वही बोला जो हिंदुस्तान की करीब-करीब हर लड़की बोलती है। अपना ख़्याल रखना और अपनी शादी में पक्का बुलाना मुझे और प्रॉमिस करो कि तुम भी जल्दी शादी कर लोगे और मेरी शादी में पक्का आओगे। आओगे ना? ये ऐसी बात है कि जिसका कभी भी कोई सही जवाब नहीं हो सकता, सिवाय हाँ हूँ के। मैंने भी यही किया, हाँ हूँ किया। आखिरी बार उसके ओठों पर अपने निशान छोड़े। अपने ओठों पर उसके निशान लेकर हम दोनों एक दूसरे के कान में आखिरी बार लव यू और लव यू टू बुदबुदाए। कायदे से घर आकर मुझे उस दिन खूब दारू पीनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ मूड किया ही नहीं। बस थोड़ी देर तक लैपटॉप पर उसकी फ़ोटो देखता रहा। मैं चाहता तो शायद हमारी शादी हो सकती थी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। वो इससे ज़्यादा रुक नहीं सकती थी। इसके बाद मेरा रूटीन बहुत नॉर्मल हो गया था। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, वीकेंड पर एक दो दोस्तों के साथ मूवी देखना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के थ्रू उनके ऑफिस की एक दो बंदियों से मिला भी जो उन दिनों सिंगल थीं, लेकिन जो मिली मैं उनकी बातें नहीं झेल पाता था। इधर घर वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि मैं शादी कर लूं। मम्मी से जब भी फ़ोन पे बात होती तो सिवाय इसके कोई बात ही नहीं होती कि फलाने अंकल की बेटी का रिश्ता आया है, दिमाग के रिश्तेदार के थ्रू बड़ा ही अच्छा रिश्ता है, लड़की भी आईटी कंपनी में ही नौकरी करती है। मुझे किसी भी लड़की से शादी के लिए मिलने का मन नहीं किया। घर वाले भी साल 6 महीने कहते कहते थक गए। एक दिन अपनी ईमेल चेक कर रहा था तो देखा मेरी बहन ने मेरा प्रोफाइल मैट्रिमोनी की साइट पर बनाकर मुझे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भेज रखा है। गुस्से में मैंने उसको फ़ोन मिलाया तो उसने मम्मी को फ़ोन थमा दिया। मैंने बता दिया कि मुझे अभी नहीं करनी शादी। ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे बिना बताए, और प्रोफाइल बना ही दिया था तो कम से कम फ़ोटो तो अच्छी लगानी चाहिए थी। वेबसाइट से कौन शादी करता है? इसमें जो लड़कियां हैं उनका कोई भरोसा है? तो बहन बोली कि वैसे भी जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें भी लड़कियों का कौन सा बड़ा भरोसा है। वैसे भी 8% इंडिया में मैट्रिमोनी साइट से ही शादी कर रहा है। बहन ने फिर ये बताया कि ये पेड अकाउंट है, इसमें लड़कियों से चैट भी हो सकते हैं और उनके नंबर भी देख सकते हैं। मम्मी ने बताया, अब पहला जैसे नहीं है बंटू। पहले तो हम लोग समझते थे कि अखबार में वही लोग अपनी बेटी का प्रोफाइल देते हैं जो ओवर एज हो गई हो, लेकिन आजकल का यही तरीका हो गया है। मम्मी में आए इस नए चेंज को देखकर अच्छा लगा। कम से कम बहू कहीं से भी आए, सास तो अप टू डेट है। बात आई गई हो गई। अगले 2-3 महीने मैंने भी अपना अकाउंट नहीं खोला। मम्मी ने बहन के साथ बैठकर रोज मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया। ऐसे वेबसाइट से लड़की ढूंढना खानदान में पहली ही बार हो रहा था। मम्मी बताने लगी, यहाँ से रिश्ता आया है, वहाँ से रिश्ता आया है। अगले 1 महीने में कुछ 5-6 जगह मम्मी की रिश्ते को लेकर बातें सीरियस होने लगी। मम्मी का स्टैंड क्लियर था, उन उनको एक लड़की ढूंढ लेनी थी, और मेरा स्टैंड भी क्लियर था कि कोई भी लड़की ले आए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मम्मी और मैं दोनों अपने अपने स्टैंड पे टिके हुए थे। हाँ, बस वो जिसको बताती थी उस बंदी से या बंदी की फैमिली से मैं मिल आता था, फिर कोई ना कोई बहाना बता के काट देता था।
एक दिन संडे को अपनी अलमारी समेटते हुए मुझे मानसी के दिए हुए गिफ्ट दिखे। गिफ्ट देख के मुझे याद आया कि लाइफ कितनी अनसेटल्ड हो गई है। जब तक वो थी, कम से कम ये नई लड़कियां देखने वाला सिलसिला तो चालू नहीं हुआ था। मानसी के जाने के बाद से मुझे उस दिन पहली बार लगा कि अब सेट हो जाना चाहिए। मैट्रिमोनी साइट पर पहली बार आना ऐसे ही होता है जैसे आप अपने लिए कार खरीदने निकले हो। आपको एग्जैक्टली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़िल्टर लगाते जाना है और वेबसाइट अपने आप आपके लिए कौन सी लड़की सूटेबल रहेगी बता देगी। जैसे कि कार वाली वेबसाइट्स कार के बारे में बता देती हैं। मैं अभी इन सब माया जालों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में एक नया एक्सप्रेस इंटरेस्ट आया। मैंने क्लिक किया तो बंदी की फ़ोटो खुली। उसके नीचे उम्र 26 लिखी थी और अबाउट मी वाले सेक्शन में लिखा था, माई डॉटर हिमानी इज़ वेरी सिंपल, सोबर एंड फन लविंग। शी इज़ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, करेंटली वर्किंग विद एन MNC based in Delhi. We don't believe in dowry. Looking for only serious proposals. यह पढ़ते हुए मेरी नज़र फन लविंग पर अटकी और वी डोंट बिलीव इन डाउरी पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने एक्सप्रेस इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही मिनट वो बंदी कोने वाले चैट बॉक्स में दिखने लगी। मैंने बॉक्स में मैसेज भेजा, हाय, इज दिस हिमानी? नो, आई एम हिमानी सिस्टर। वहाँ से तुरंत रिप्लाई आया, ओह ओके। मैं थोड़ा ठिठका। लड़की की बहन से बात करने के लिए मैं अभी तैयार नहीं था। व्हाट डू यू डू? आर यू लुकिंग फॉर वर्किंग गर्ल? आर यू वेज? वेज इज कंपल्सरी फॉर अस। हाउ मच इज योर सैलरी? हर CTC इज 4.65 lakhs per annum fixed. You belong to which place? आर यू सीरियस? इतने सारे सवाल एक ही बार में। आर यू सीरियस? सॉरी, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग सीरियस नहीं होते ना, इसीलिए पूछा आपसे। मुझे पता नहीं, आज मैंने पहली ही बार अपना अकाउंट खोला है। मेरी बहन और मम्मी ही अकाउंट देखते हैं। फिर मैंने एक एक करके उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए। उसने आखिरी सवाल किया, आपको कुछ पूछना है? हाँ, प्लीज़ पूछिए। मुझे हिमानी से बात करनी है। आपको ये नहीं लगता पहले हमारे पेरेंट्स को बात कर लेनी चाहिए? इस जवाब से मैं थोड़ा इरिटेट हुआ। सोचा लॉग आउट मार दूं, लेकिन कुछ सोचकर मैंने लिखा, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट लड़की देख रहा हूँ। अगर हिमानी अपने पेरेंट्स और अपनी बहन पर इतना डिपेंडेंट है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने ये मैसेज भेज तो दिया, पर थोड़ा बुरा लगा। फिर कुछ सोचकर मैंने अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी भेज दिया। उधर से हिमानी की बहन जा चुकी थी। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बुरा लगा कि अच्छा खासा अलमारी साफ कर रहा था, कहाँ जीवनशादी.com के चक्कर में पड़ गया। हिमानी दिस हु हिमानी? कल जीवनशादी.com पर आपकी मेरी बहन से बात हुई थी ना? ओ हाँ, बताइए, कैन वी टॉक इन इवनिंग? या श्योर, विच टाइम? यू टेल मी। नो, यू टेल मी। ओके, 8 PM चलेगा? या SMS के बाद मैंने हिमानी का नंबर शादी1 नाम से सेव कर लिया। तभी मम्मी का फ़ोन आया कि किसी हिमानी नाम की लड़की की बहन का फ़ोन आया था। वो लोग तुम्हें कॉल करेंगे, मैंने नंबर दे दिया है। वो बता रहे थे कि वेबसाइट पर उनसे तुम्हारी बात हो चुकी है। ये बोल के मम्मी मुझ पर हंसने लगी। चलो, मन तो हुआ तुम्हारा। मम्मी से बात करके मैं ऑफिस का काम करने में बिजी हो गया, लेकिन दिन में शाम के 8 बजने से पहले 4-5 बार घड़ी देखा कि कहीं 8 तो नहीं बज गए। मैं घर के लिए थोड़ा जल्दी चल दिया ताकि फ़ोन आए तो ट्रैफिक में फंसा ना मिलूं। घर पहुंचकर 8 बजने का इंतज़ार करने लगा। 8 बजे ऑफिस से किसी का फ़ोन आ गया। मैं बात कर ही रहा था, इतने में शादी1 का कॉल मिस हुआ। मैंने ऑफिस वाला फ़ोन काटा तो एक SMS पड़ा था, इट्स ओके, इफ़ यू आर बिजी वी कैन टॉक लेटर। मैंने SMS भेजा, नो इट्स ओके, शुड आई कॉल नाउ? इसके बाद शादी1 का कॉल ही आ गया। फ़ोन उठाने से पहले मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा सही से बंद किया और पंखा भी आवाज़ करता हुआ लगा
उस दिन पहली बार। उसे भी बंद किया, फिर कॉल उठाया। हाय, मैंने कहा। हेलो, उसने कहा। हाउ वाज द डे? मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा। बड़ा ही अजीब हो जाता है ऐसे किसी बंदी से बात करना जो कि आने वाले कल में आपकी बीवी हो सकती है। आपको पता होता है आपको शुरू तो ज़ीरो से करना है, लेकिन इस बार आपको जान पहचान से दोस्ती वाली और दोस्ती से प्यार वाली सीढ़ी पार नहीं करनी। ये वैसे ही है जैसे किसी टूर्नामेंट में कोई टीम सीधे फाइनल खेलने के लिए उतरे और उससे पहले कोई प्रैक्टिस मैच भी खेलने को ना मिला हो। खैर, हमारी बात शुरू हुई। बात करते करते कब 8 से 10 बज गए पता ही नहीं चला। मानसी के जाने के बाद से उस दिन पहली बार मैंने 2 घंटे तक फ़ोन पर बात की थी। दुनिया भर की बातें हुईं। मम्मी ने उसको मेरा घर का नाम बंटू भी बता दिया था। बातों से वो बहुत बिंदास लगी, बिल्कुल मॉडर्न विद ट्रेडिशनल वैल्यूज़ टाइप। फ़ोन रखने से पहले उसने कहा, मुझे एक बात बोलनी है, जिसको बोलने के बाद आप शायद मुझसे बात करने को मना कर दो। बात तो बोलो। एक्चुअली कल वो चैट पर मेरी बहन नहीं थी। आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन वेबसाइट्स का कोई भरोसा नहीं होता ना। एक से एक लफंगे मिल जाते हैं। एक बार तो एक शादीशुदा बंदा बात करता रहा। बहुत झेल चुकी हूँ, इसीलिए ये करना पड़ा है। आई होप यू डोंट माइंड दिस। एक्चुअली मुझे आपकी वो इंडिपेंडेंट लड़की वाली बात बहुत अच्छी लगी थी। आप अभी भी बात करेंगे मुझसे? हालांकि उसकी इस बात का इतना भी बुरा नहीं लगा मुझे। बात सही भी थी। इन वेबसाइट्स का कोई भरोसा थोड़ा ही है। मैंने कहा, अरे इतना मत सोचो आप। इट वॉज नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक्स, सेम हियर। इतना कहकर हम दोनों ने फ़ोन काटने से पहले कहा, पहले तुम रखो। नहीं, पहले आप रखिए। खैर, किसने फ़ोन पहले रखा था ये बातें अब मुझे याद नहीं, लेकिन फ़ोन रखने के 20-25 मिनट बाद उसका टेक केयर गुड नाइट का एसएमएस आया, जिसका जवाब मैंने केवल गुड नाइट लिख के भेज दिया। बातें रोज़ रात 8 बजे शुरू होती। शुरू में 2-4 दिन 10 बजे बातें ख़त्म हो जाती। हफ्ते भर में ही फ़ोन पे 12 बजने लगे। इस दौरान मुझे मानसी की याद कभी भी नहीं आई। जब हम एक दूसरे को ठीक से जान गए तो सोचा कि मिलते हैं। मुझे 1 हफ्ते बाद दिल्ली जाना था, तो मैंने हिमानी से मिलने के बारे में पूछा। वो तैयार हो गई। वो बोली कि घर वालों से भी मिल लो। मैंने कहा, मिल लेंगे, एक बार हम पहले मिल लें। उसने अपने घर पे बताया नहीं कि वो किसी लड़के से मिलने जा रही है। मैंने भी अपने घर पर नहीं बताया कि मैं दिल्ली में किसी लड़की से मिलूंगा। आपने किसी की तस्वीर कितनी भी बार देखी हो, लेकिन सामने वाले बंदे या बंदी की शक्ल बिना मिले साफ नहीं होती। फ़ोन पर बात करते हुए हम दोनों को एक दूसरे का धुंधला चेहरा ही दिखता था। पहली बार मैं किसी लड़की से उसके घर वालों के बिना शादी के लिए मिल रहा था। हम सुबह 11 बजे राजीव चौक पे मिले। मिलने के बाद बहुत देर तक हम एक दूसरे की तस्वीरें पूरी करते रहे, जो कि वेबसाइट से थोड़ी बहुत अलग थीं। आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते। आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते। वेबसाइट से बुरा लगता हूँ क्या? मैंने हंसते हुए पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। और मैं वेबसाइट वाली फ़ोटो जैसी ही लगती हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बहुत अच्छी। दिन भर कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमते रहे। उसने मुझे अपने कॉलेज का कैंपस दिखाया, कई सारे जॉइंट्स दिखाए जहाँ जहाँ वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है। शाम तक घूम के हम बहुत थक चुके थे। फिर हमने कोई फालतू सी मूवी का टिकट लिया और हॉल में आकर बैठ गए। टिकट मैंने बहुत दिनों बाद लिया था, लेकिन मानसी वाली आदत नहीं छूटी थी, साइड कॉर्नर वाली आदत। मूवी के दौरान भी हमारी बातें होती रहीं। हालांकि वो पहली बार मेरे इतना क्लोज थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका हाथ भी पकड़ पाऊँ। थोड़ी देर बाद जब हमारी बातें ख़त्म हो गईं, तो उसने पता नहीं कब अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत दिनों बाद मानसी की याद आई। मूवी ख़त्म हुई, उसके बाद मुझे सीधे एयरपोर्ट निकलना था। वो भी आई साथ में। फ्लाइट के टाइम से पहले वो एकदम चुप हो गई, कुछ बोल नहीं रही थी। जब वो कुछ बोल नहीं रही थी, तब मुझे लगा कि हाँ, ये बंदी अच्छी है, इससे शादी कर लूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा।
मैंने सोच लिया था कि जाते ही मम्मी को बोल दूंगा, हिमानी के घर वालों से बात कर ले। एयरपोर्ट पर अंदर घुसने से पहले ना वो कुछ बोलती, ना मैं कुछ बोला। बस पलट के थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि उसने पूछा, पहले कभी भी किसी बंदी से मिलके इतनी जल्दी मेरी केमिस्ट्री मैच नहीं की थी। हिमानी के साथ भी शायद इसीलिए की क्योंकि हम शादी के लिए मिल रहे थे। शायद ऐसा हर एक लड़के के साथ होता होगा जब वो शादी के लिए किसी लड़की से मिलता होगा। अरेंज मैरिज में लड़के से ज़्यादा लड़के की बहन, उसके जीजा वगैरह इंटरव्यू ले चुके होते हैं लड़की का, और वही लड़के के साथ भी होता है। कई बार लड़की से ज़्यादा लड़की की सहेलियाँ और जीजा इंटरव्यू ले चुके होते हैं लड़के। हाँ, जीजा दोनों साइड से कॉमन रहते हैं। हिंदुस्तान में जीजाओं की इज्जत का पैमाना यही है कि ससुराल में कोई शादी हो और तय होने से पहले उनकी राय पूछ ली जाए। वो हाँ का एकमात्र विकल्प चुने और बाजार में खबर फैला दी जाए कि लड़की के या लड़के के जीजा ने सब देख समझ लिया था। जीजा जैसे जीजा होने से पहले शादी के सीनियर कंसल्टेंट थे किसी एमएनसी में। अब कब आओगे आप? मैंने घर जाते ही मम्मी को बोल दिया कि मुझे ये लड़की पसंद है, बाकी अब आप लोग देख लो। मम्मी ने एकदम से खुश होके पापा को बताया। बहन और उसकी सहेलियों की अपनी प्लानिंग शुरू हो गई थी। पापा ने हिमानी के पापा से बात की। हिमानी और मैं एक बार घर वालों के सामने मिले, ऐसे जैसे पहली बार मिल रहे हैं। वो चाय लाते हुए वैसे ही घबराई हुई थी जैसे सालों से हिंदुस्तान की लड़कियां घबरा रही हैं। उसने वैसे ही सारा सामान खुद बनाया हुआ था जैसे अमूमन सारी लड़कियां बना लेती हैं। पैसा ना हमें चाहिए था, ना उन्हें देना था। बस कुंडली मिलान बचा था। कुंडली मिलान हुआ, सब नॉर्मल निकला। दोनों ने चैन की सांस ली। कुंडली ने जितने घर आज तक बसाए उससे ज़्यादा बसने नहीं दिए होंगे। शादी की सब डेट फिक्स हो गई। वहीं ऑन द स्पॉट रोका हो गया, अंगूठी पहना दी गई। सब परफेक्टली निपट रहा था। मुझे लव मैरिज वाली फील आ रही थी और हम दोनों के घर वालों को अरेंज मैरिज वाली। इन सब के बीच मुझे मानसी की याद कभी नहीं आई, जबकि एक टाइम ऐसा लगता था कि कैसे किसी और से शादी कर पाऊंगा। इसी बीच हिमानी और मेरी रोज ही घंटों बात होती थी। मैंने शादी से 1 महीने पहले ही दिल्ली में ट्रांसफ़र ले लिया, जबकि दिल्ली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अब दिल्ली आने की वजह बदल चुकी थी। वजह बदल जाए तो शहर भी बदला बदला लगता है। मैंने हिमानी को मानसी के बारे में सब सच बता दिया। हालांकि मैंने कभी हिमानी के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हमने मिलकर शादी के बाद रहने के लिए एक घर फाइनल कर दिया था। क्या बात है, 1 हफ्ता ही रह गया है शादी में, इस बात के लिए इतना क्यों रो रही हो? वो फिर भी रोती रही। करीब 1 घंटे बाद, मुझे एक बात बोलनी है जिसको बोलने के बाद शायद आप मुझसे बात करने से मना कर दो। मैं एक बंदे से मिली थी जीवनशादी.com के थ्रू, आपसे मिलने के पहले। हाँ तो क्या हो गया? तो मेरा रोका उसके साथ हुआ था। हमारे बीच फिजिकल भी था। ही वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर मी, जैसे आपके लिए मानसी थी। लेकिन वो अपने करियर के लिए दुबई चला गया था और मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना था यहीं। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मुझे वो पसंद था और अब उसे मेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे पास लौट आया है मुझे बिना बताए। इसीलिए मैंने पहले आपसे बात की थी तो बोला था इन वेबसाइट्स का कोई भरोसा नहीं है। लौट आया है? क्या मतलब? ये सुनकर वो फिर रोने लगे। देखिए, मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बस आप एक एहसान कर दो कि अपनी तरफ से शादी तोड़ दो। मन तो किया कि बहुत मारूं हिमानी को, लेकिन उसकी बात मानकर भी नुकसान मेरा ही था और उसकी बात न मानकर भी। हम सुबह के 7 बजे तक घर पर बैठे रहे। कभी वो चुप होती तो मैं रोने लगता, तो कभी मैं चुप होता तो वो। ये हमारी पहली और आखिरी रात थी जो हमने साथ गुजारी। हमारी शादी की उम्र कुल 1 रात की थी। बिना मुकदमे के हम दोनों आज़ाद होकर भी उम्र भर के लिए कैद हो गए थे। उसने जाने से पहले बस इतना ही कहा, अपना ख्याल रखना
और अपनी शादी में पक्का बुलाना मुझे, और प्रॉमिस करो कि तुम भी जल्दी शादी कर लोगे और मेरी शादी में पक्का आओगे। आओगे ना? उस दिन मानसी की बहुत याद आई। हिमानी के जीजा ने सभी रिश्तेदारों को एसएमएस कर दिया कि दहेज की वजह से शादी कैंसिल करनी पड़ी। कभी कभी कुछ शहर रास नहीं आते। मैंने नौकरी बदल ली है और दिल्ली छोड़ दिया है। एक अंकल की बेटी जिसको मैं बचपन से जानता हूँ, उससे शादी कर। जयमाल में जितनी आराम से मैं अपनी होने वाली बीवी से इशारों पर बात कर रहा हूँ, उसको देखकर किसी के लिए भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये शादी लव है या अरेंज्ड। यह कहानी बस यहीं तक। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।